सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, जहां पर मैं आपको एक शॉर्ट और इजी वे में समझाऊंगा कि किसी भी स्टॉक या इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस अब जीरो से लेकर एंड तक कैसे कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जिसको आपको केवल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अगर आप किसी भी स्टॉक का एक फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है, वैसे तो इन सारे ही टॉपिक्स पे एक सेपरेट 2 से ढाई घंटे की वीडियो बन सकती है, बट स्टिल मैंने सारी वीडियो का केवल उतना ही पार्ट कवर किया है जितना कि आपके लिए एक्चुअल में जानने की जरूरत है अगर आप किसी भी स्टॉक की प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट है, जिसमें सबसे पहली है कि जिन भी स्टॉक्स के नाम इस पूरे वीडियो की ड्यूरेशन में हम लेंगे वो केवल हम एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे हैं, जिससे हम आपको चीजें बेटर समझा पाए, और इनमें से किसी भी स्टॉक को आप बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। सेकंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी ही वीडियो को देखते वक्त एक पेन या कॉपी अपने साथ रखिएगा, जिससे जो भी चेकलिस्ट हम बताएं उनको आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ। और थर्ड, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी वीडियो का एक कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को वहीं स्टॉप करके उस पूरे पार्ट को एक रिवाइंड करके देखिएगा, बिकॉज अगर आप एक फ्लो में चीजें समझते जाओगे तो आप चीजों को बेटर कनेक्ट कर पाओगे ना। इससे पहले कि हम वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करने के पहले स्टेप के ऊपर बात करें, हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने पे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो लेट मी टेल यू, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं जिससे हम स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी वो फेयर वैल्यू निकाल पाए कि जितना हम स्टॉक प्राइस को खरीदने में पैसा दे रहे हैं, क्या उसके बदले हमें एक फेयर वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अब इसको अगर मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप डीमार्ट का केस देखो, तो डीमार्ट रिटेल सेगमेंट में एक काफी स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल ब्रांड रहा है, जिसने पास्ट कई सालों में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। और अब सभी को पता है कि क्वालिटी वाइज इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर आप पिछले 2.5 से 3 सालों के डीमार्ट के रिटर्न देखोगे, तो इस पूरे ही ड्यूरेशन में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न दिए हैं। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि भले ही कंपनी क्वालिटी वाइज कितनी भी अच्छी थी, पर 2.5 से 3 साल पहले कंपनी की जो वैल्यूएशंस थी वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा हाई थी, और कंपनी जितनी ग्रोथ कर रही थी उसके कंपैरेटिवली जितना पैसा आपको स्टॉक को खरीदने में देना पड़ रहा था, वो पैसा उसकी ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। जिस वजह से लोग उस स्टॉक को एक हायर वैल्यूएशन पे खरीद रहे थे 2 से 2.5 साल पहले, जिससे उनको एक अच्छी कंपनी खरीदने के बावजूद पिछले 2.5 से 3 सालों में कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले। एंड सेकेंडली, अगर आप किसी भी स्टॉक को एक सही वैल्यू पे खरीदते हो तो उसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तब मिलता है जब मार्केट में सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं। जहां पर मान के चलिए आज के टाइम अगर एक बुल रन चल रहा है, तो ऐसे में तो आपको कई सारे ऐसे स्टॉक भी भागते हुए मिल जाएंगे जो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। बट लेट मी टेल यू, जब भी मार्केट में सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, जो कि हमेशा अचानक ही होते हैं, ऐसे में अगर आपने किसी स्टॉक को एक इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड बाय किया है, तो वो स्टॉक केवल 10 से 20% ही फॉल होगा अपने पूरे ही मार्केट क्रैश में। बट वहीं पर जो स्टॉक दूसरे लोगों ने बिना इंट्रिंसिक वैल्यू को देके एक हायर वैल्यूएशन में बाय किया, केवल ये देख के कि कंपनी स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा भाग रहा है, उनके वही स्टॉक प्राइस आपको 50 to 60% फॉल होते हुए दिखेंगे सेम क्रैश में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि आपने इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बाय किया है और आपको पता है कि इससे ज्यादा सस्ता ये नहीं हो सकता, तो अगर वो 10 से 20% फॉल होता भी है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बेचने की सोचे बिना उसको और डाउनवर्ड एवरेज करोगे। वहीं पर जो दूसरा पर्सन होगा जिसका 50 से 60% स्टॉक फॉल हो चुका होगा, वो केवल उसको डाउनवर्ड एवरेज करने के बजाय केवल इस चीज का वेट करेगा कि कब वो स्टॉक प्राइस वापस से अपने उतना ही रिकवर करे और फिर उसे बेच के वो आगे दूसरे स्टॉक में एंटर कर पाए। सुना, अब हम फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस करने के पहले स्टेप पे आते हैं, जहां पर हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी अप्रोच को सिलेक्ट करेंगे। और लेट मी टेल यू, अगर आप किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसकी मेनली 2 अप्रोचेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली अप्रोच का नाम होता है टॉप डाउन अप्रोच और सेकंड अप्रोच का नाम होता है बॉटम अप अप्रोच। अब इन दोनों में से किसी भी एक अप्रोच का यूज करके आप पूरी फंडामेंटल एनालिसिस को कर सकते हो। अब बिफोर दैट मैं आपको इन दोनों ही पूरी अप्रोचेस के हर एक स्टेप को एक डिटेल में बताऊं, मैं आपको इन दोनों ही अप्रोचेस का पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दे देता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच को। इसमें सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं कि जिस स्टॉक के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उस पूरी इकोनॉमी की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, क्या वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में जा रही है। सेकेंडली, हम ये देखते हैं कि जिस पूरी इंडस्ट्री से वो स्टॉक बिलोंग करता है, क्या वो एक सनराइज इंडस्ट्री में आता है या वो एक सनसेट इंडस्ट्री में आता है। थर्डली, हम देखते हैं कि इन दोनों ही चीज़ों के पास होने के बाद क्या उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, क्या पास्ट में उस पर कोई फ्रॉड वगैरह के एलिगेशंस लगे थे, या पास्ट में उसका जो पूरे ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक साफ रिकॉर्ड है या नहीं। थर्डली, इन तीनों ही चीज़ों को चेक करने के बाद हम फोर्थ आते हैं उस कंपनी के बिजनेस पे, जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले उस कंपनी के अगेंस्ट उसकी जितने भी कंपेरिटर्स हैं
उनके लिए कंपनी के पास कोई खास बिजनेस प्लान है कि नहीं, या कंपनी के पास कोई ऐसा बिजनेस मोड है कि नहीं जिसके बेसिस पे वो उन सारी अदर जो बिजनेसेस है उस सेम सेगमेंट में उन्हें डोमिनेट कर सके। इसके अलावा उन सारे ही बिजनेस से उसे कितना कंपटीशन मिल सकता है एंड ओवरऑल पूरे ही सेगमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, हम इसको बिजनेस वाले सेगमेंट में सिलेक्ट करते हैं। थर्डली, हम सारी चीज़ों को देखने के बाद आते हैं फंडामेंटल रेशियोज में। फंडामेंटल रेशियोज में हम देखते हैं डिफरेंट रेशियोज की हेल्प से कि करंट में जो स्टॉक का स्टॉक प्राइस है वो करंटली एक सही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है कि नहीं। इसके बाद हम फाइनली आते हैं फाइनेंशियल्स पे, जहां पर हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो सही स्पीड से ग्रो कर रहा है कि नहीं। और इन्हीं फाइनेंशियल वाले सेगमेंट हमें ये भी पता चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या उस कंपनी के मैनेजमेंट या उसके पूरे बिजनेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो इसके अगेंस्ट अगर आप बॉटम अप अप्रोच को देखो, तो अगर आप इसी पूरी टॉप डाउन अप्रोच को नीचे से उल्टा फॉलो करते हो, जहां पर सबसे पहले आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करते हो, फिर ऑल द अबव जाके उस पूरी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन तक को आइडेंटिफाई करते हो, तो इस पूरी अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। अब अगर मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मैं पर्सनली टॉप डाउन अप्रोच ही चूज करता हूं, बिकॉज इसके केस में जो भी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको शुरुआत में ही नजर आ जाती है, इसमें आपको फर्दर अपनी एनालिसिस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता ना। अब मैं आपको इसी टॉप डाउन अप्रोच के जो हर एक स्टेप है इसको एक डिटेल समझाता हूं, और ये हम देखते हैं कि कैसे आपको इनके बेसिस पे एनालिसिस करनी है। तो अगर हम इस पे सबसे पहले स्टेप पे आए, जो कि हमारा पूरा ही मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है किसी भी कंट्री के, तो इसको आप बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स तरीके से मत सोचिए, और ये समझिए इसके 2 से 3 चीजें ही आपको चेक करनी है। जहाँ पर सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, और इसी चीज से जो डायरेक्टली कनेक्टेड दूसरी चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है यूजुअल से ज्यादा, तो उस केस में उस कंट्री में जो हायर इंटरेस्ट रेट्स है वो लगा दिए जाते हैं। और जो सेकंड चीज आपको देखनी होती है कि इंटरेस्ट रेट्स के अलावा जो उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट है, क्या वो किसी पर्टिकुलर जो सेगमेंट या किसी इंडस्ट्री को खास फोकस कर रही है। जहां पर हम इंडिया के केस में देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम में पीएसयू, बैंक्स, रेलवे और इंफ्रा पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, एंड इसी वजह से हमें इन सारे सेक्टर में एक रैली देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मान के चलिए आज हम किसी बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी बैंक के केस में जो सबसे ज्यादा चीज हिट करती है वो करती है इंटरेस्ट रेट। क्योंकि जैसे कि आज के टाइम हायर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तो हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन्स वगैरह महंगे हो जाते हैं, और लोन्स वगैरह महंगे होंगे तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो लोन कम से कम लेगी, और ऐसे में जो बैंक का बिजनेस है वो सबसे ज्यादा बैडली इंपैक्टेड रहेगा। अब इधर आपको ये चेक करना है कि जैसे कि पिछले 1 सालों में हमारे यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट्स है, तो क्या इन्फ्लेशन इस तरह से अंडर कंट्रोल आ रहा है कि नहीं, कि इन फ्यूचर हमें 3 से 4 महीने में ये इंटरेस्ट रेट वापस से कट देखने को मिले। क्योंकि हमेशा समझ लीजिए कि जब भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल वापस से आएगा, तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट रेट वापस से कट देखने को मिलेंगे, और इसको आप किसी भी आसानी से किसी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। केवल आपको गूगल पे इंटरेस्ट रेट डालना है और वहां आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको सामने दिख जाएगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट्स है उनका सिनेरियो कैसे चल रहा है। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंडली हमें देखना है कि जो स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। क्या वो एक सनराइज इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, या सेकंडली वो एक सनसेट इंडस्ट्री में आता है। अब इससे मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज हो गई ईवी की, रिन्यूएबल एनर्जी की और एआई वगैरह की। तो हम सभी को पता है कि ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये आगे का फ्यूचर है, और अभी भी इसमें काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे आने वाली सारी जो इंडस्ट्रीज है और इनमें जितने भी जो स्टॉक है ये एक सनराइज इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सेकेंडली, कई सारी दूसरी इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल कोल इंडस्ट्री हो गई, जिसमें आज के टाइम कोल से कितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पर हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम में कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है उसको कम से कम किया जाएगा। तो ये कोल एक आ गया सनसेट इंडस्ट्री में ना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री के एनालिसिस के बाद थर्डली आता है हमारा मैनेजमेंट का एनालिसिस, जहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये चेक करना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके पास में उसके ऊपर कोई एलिगेशंस फ्रॉड वगैरह के तो नहीं है। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस पर किसी भी तरह के फ्रॉड के एलिगेशन या किसी भी तरह की ऊपर नीचे या हेरा फेरी की न्यूज आती है, तो उससे रिलेटेड मैं सबसे ज्यादा सतर्क हो जाता हूँ, और ऐसी कंपनी में फर्दर मैं अपनी एनालिसिस को नहीं करता। अब सवाल आता है कि ये आप कैसे कर सकते हो। तो आपको इसके लिए सिंपल सा काम करना है कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी केस में अगर आप उसकी कंपनी के मैनेजमेंट यानी सीईओ वगैरह के फ्रॉड से रिलेटेड एलिगेशन जानना चाहते हो, तो उसके सीईओ का नाम निकालिए गूगल पे, और सिंपल से उस नाम के आगे फ्रॉड लिख दीजिए, और आप उसको सर्च करेंगे तो अगर उनके सीईओ से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड न्यूज़ होगी तो आपको आराम से गूगल पे देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा एक और तरीका है, जहाँ पर अगर आप screener.in पे जाओ, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजेश एक्सपोर्ट लिख के देखते हैं, तो राजेश एक्सपोर्ट के केस में अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इनके ऊपर कोई फ्रॉड का एलिगेशन है या नहीं, तो इधर आप रीड मोर वाले सेक्शन पे जा सकते हो, और यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी पे लिटिगेशन चल रहा है, जहाँ पर इन कंपनी के जो एमडी है उन पे गोल्ड स्मगलिंग का केस हुआ था पास्ट में, तो जो कि आपके लिए एक बड़ा रेड सिग्नल बन जाता है। नाउ एज सून एज आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में श्योरिटी हो जाती है, इसके बाद आप कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे आते हो। इसमें आपको 3 मेन चीजों का ध्यान रखना है,
जिसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कंपनी के बिजनेस के पास कोई ऐसा मोड या कोई ऐसा एंट्री बैरियर है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि हाँ, कल को कोई जो बड़ा प्लेयर आके रातों रात पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट ना कर दे, जिस तरह रिलायंस जियो ने आके पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया था। इसके बाद सेकंड चीज आपको ये देखनी है कि जो पूरी इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग कंपटीशन है कंपनी को, उनको बाईपास करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस में कौन से स्टेप्स उठा रही है। और थर्डली आपको ये देखना है कि इस पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंपनी के साथ साथ ग्रो करने के लिए उनको कौन से ऐसे रिस्क है जिनको उनको आगे चल के फेस करना पड़ेगा। अब आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको सुनने में तो काफी ज्यादा टिपिकल लग रही होंगी, बट लेट मी टेल यू, आपको इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 से 3 ऐसी जगह पर बताऊंगा जहां पर आपको सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, वापस से स्क्रीनर पे आ जाइए। स्क्रीनर के केस में आप सबसे पहले सबसे नीचे जाइए, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब ऑल वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप बीएससी के जो पेज है उस पर आ जाओगे। इस पे आपको सारी कंपनी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है और जो न्यूज़ वगैरह है वो एक ही जगह मिल जाएगी। जहां पर मान के चलिए आपको ये देखना है कि कंपनी अपने जो सारे कंपेटिटर्स है उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या उनके प्लान्स है फर्दर, और क्या वो आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार है कि नहीं। तो इसके लिए आप जो कंपनी के अर्निंग कॉन कॉल्स या अर्निंग कॉल ट्रांजेक्शन है इनको पढ़ सकते हो। इसमें कंपनी से डिफरेंट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी जैसा परफॉर्म कर रही है आगे आने वाले टाइम में क्या वो ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख पाएगी, या कौन से चैलेंजेस है उससे रिलेटेड भी कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके मैनेजमेंट के जो जवाब होते हैं उनके बेसिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रही है। सेकेंडली आप यहीं से कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह है वो पढ़ सकते हो, जिससे आपको कंपनी की ग्रोथ और आने वाले टाइम में उनके क्या क्या प्लान्स है वो पता चल जाएंगे। इसके अलावा एक थर्ड एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और जिसके बारे में आज के टाइम काफी कम लोगों को पता है। और इस वेबसाइट का नाम है वैल्यू पिकर, जहां पर आप वैल्यू पिकर पे जाके फॉरम वाले सेक्शन पे क्लिक करिए और फिर इधर जाके आप उस पर्टिकुलर कंपनी का नेम सर्च कर दीजिए। और नेम सर्च करने के बाद आपको हर एक कंपनी के अगेंस्ट एक पूरी कॉन्वर्सेशन टाइप मिल जाएगी, जैसे कि आपको ट्विटर पर थ्रेड्स वगैरह मिलते हैं। और इस थ्रेड वगैरह को अगर आपने 1 से आधे घंटे ही पढ़ लिया तो लेट मी टेल यू, कंपनी से रिलेटेड आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन इसी एक थ्रेड में मिल जाएगी। बिकॉज इस पूरी कम्युनिटी में काफी ज्यादा नॉलेजेबल लोग अपनी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं ना। अब बिजनेस को एनालाइज करने के बाद अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट मेट्रिक पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रेशियोज का एनालाइज करना, जिसकी वजह से हम कंपनी की करेक्ट वैल्यूएशंस को फाइंड आउट कर पाएं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियो को डिजाइन करने और बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप हमारे चैनल को इसके लिए सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से किसी भी इंडिया के टॉप ब्रोकर में अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इससे हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द रेशियोज, इसमें हमारा सबसे बेसिक और पहला रेशियो आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो कि आपको इन शॉर्ट ये बताता है कि आज के टाइम अगर आप उस पूरी ही कंपनी को बाय करने के लिए निकलोगे तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। और उसको निकाला जाता है उस कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को इनटू करके उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से। अब लेट मी टेल यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, जिसमें सबसे पहला ये है कि मान के चलिए आज के टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कोई कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। ऐसे केस में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि इस तरह की कंपनीज में आपको वॉलेटिलिटी कम मिलती है और जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन वगैरह भी आता है तो दूसरी स्मॉल कंपनी से कंपैरिजन में ये कंपनीज आपको कम फॉल होते हुए देखने को मिलेंगी। बट वहीं पर अगर आप ग्रोथ की बात करोगे कि क्योंकि इस कंपनी ऑलरेडी साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, इसीलिए इनसे आप मीडियन 12 से 15% की ही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये आपको मल्टी बैगर 30, 40 या 50% के साल में रिटर्न्स नहीं दे सकती। वहीं पर दूसरी कंपनीज जो कि मार्केट कैप वाइज काफी ज्यादा छोटी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की, इनके केस में आपको ग्रोथ कंपैरेटिवली लार्ज कंपनी से काफी तेज देखने को मिलेगी। बट वहीं पर इधर आपको वॉलेटिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज छोटी कंपनी होने की वजह से मार्केट के मूवमेंट से इन पे रिस्क ज्यादा पड़ता है। नाउ बिफोर जंपिंग टू द अदर रेशियोज, मैं आपको बता दूं हमारे इस वीडियो में हम इन सारे ही रेशियोज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और अगर आपको इन सारे ही रेशियोज को देखना है तो आपको ये एक ही जगह screener.in पे मिल जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और अगर आपको अपने screener.in पे इनमें से कोई भी रेशियो देखने को नहीं मिले तो आपको केवल इतना करना है कि आपको अपने स्क्रीनर पे जाके जो ये एडिट रेशियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो फिल्टर रेशियोज का ऑप्शन है, इधर उस पर्टिकुलर रेशियो को सर्च करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव क्विक रेशियोज पे क्लिक करना है एंड वो सारे के सारे रेशियोज आपकी जो मेन स्क्रीन है उधर आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो आता है पी रेशियो, जो कि आपको ये बताता है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें उसकी जो वैल्यूएशन है वो सस्ती है या महंगी। अब लेट मी टेल यू, वैसे तो पीई रेशियो का फॉर्मूला प्राइस अपॉन अर्निंग होता है, यानी कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस अपॉन कंपनी कितनी अर्निंग करके दे रही है। बट अगर मैं आपको एक आसान शब्द में बताऊं तो मान के चलिए आज के टाइम किसी कंपनी का अगर पी रेशियो 15 का है तो ये चीज ये दिखाती है कि उस कंपनी के साल की 1 रुपए की अर्निंग के बदले उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम 15 रुपए दे रहे हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि पी रेशियो वाइज जिस कंपनी का पी रेशियो जितना सस्ता होता है
उस कंपनी उतनी ही सस्ती हमें मिल रही है। और यहाँ पे आपको पी रेशियो चेक करते वक्त दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, जिस कंपनी का पी रेशियो आप चेक कर रहे हो उसको आपने उसी सेम सेगमेंट की जो दूसरी कंपनीज है उससे कंपेयर करना है और दूसरे सेगमेंट से कंपेयर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीसीएस का एग्जाम्पल लें तो टीसीएस एक आईटी कंपनी है, एंड इसीलिए अगर हम इनका पी रेशियो देखेंगे तो उसको हमें सेम सेगमेंट की आईटी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, इनसे कंपेयर करना है, ना कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल गेल है। इसका रीजन ये है कि हर इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो अलग अलग चलता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पर जाओगे तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो अनलाइक आईटी कंपनीज ग्रोथ पे फोकस नहीं करती। और मान के चलिए अगर वो 50 रुपए कमाती हैं तो उसमें से 25 से 30 रुपए वो हर साल अपने शेयर होल्डर से वापस से बांट देती हैं, जिन्होंने भी उनके शेयर लिए होते हैं। एंड इसी वजह से इनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। एंड इसी वजह से जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती है उनमें एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज ग्रोथ भी कम होती है, इस वजह से उनका जो पी रेशियो होता है वो भी कम होता है। अब इसके बाद सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंडस्ट्री का पी अलग अलग तरीके से वर्क करता है। यानी जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है और कंपनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो जनरली ऐसी कंपनीज में जो आपको जो पी रेशियो है वो भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रेशियो चेक करने के लिए आपको केवल इतना सा करना है कि आप स्टॉक स्क्रीनर पे जाओ और सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि उस कंपनी का जो पी है वो अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है या महंगा। जैसे अगर मैं आपको टीसीएस का एग्जांपल लूँ तो टीसीएस का करंट पी रेशियो 31 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी 30 का है। यानी अपने ये इंडस्ट्री पी के अराउंड ही चल रहा है और स्टॉक ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। पर हमें ये भी देखना है कि क्या 31 का इसका जो पी है ये इसके नॉर्मल पी इतना रहता है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ज़्यादा या कम है। तो उसके लिए आप इसके नीचे जाइए और इधर जो हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न है इधर आप पी रेशियो को सिलेक्ट करिए और ये चीज़ आपको बता देगी कि अगर आप 5 या 10 ईयर सिलेक्ट करोगे तो आपको बता देगी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो पी रेशियो है वो अपने मीडियन रेंज उसकी क्या है। जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 10 ईयर्स के केस में कंपनी का जो नॉर्मल मीडियन पी है 25 का है, यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी का एवरेज पी 25 का रहता है। और करंट में अगर कंपनी का पी 30 का है यानी अपने नॉर्मल पी से कंपनी हायर पी पे ट्रेड कर रही है। नाउ पीई रेशियो के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट रेशियो आती है वो आती है पीबी रेशियो। एंड ये रेशियो भी आपको यही बताता है कि एक स्टॉक वैल्यूएशन वाइज महंगा है सस्ता। सबसे पहले तो आपका सवाल यही आएगा कि पीई रेशियो के होने के बावजूद हमें पीबी रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर मैं आपको आसान शब्द में बताऊं तो अगर आप किसी भी बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक को मेजर करते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यूएशन मेजर करने के लिए आपको जनरली पीई रेशियो काम नहीं आता, इधर आपको पीबी रेशियो को मेजर करना होता है। अब अगर मैं पीबी रेशियो का आपको फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, जहां पर बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि मान के चलिए आज के टाइम कंपनी बंद होती है और कंपनी के सारे ही एसेट्स, लैंड और अगर हम मशीनरी वगैरह सेल कर देते हैं और उससे जो भी पैसा आया उससे हम कंपनी के सारे लोन चुकाने के बाद जो एग्जैक्ट पैसा बचता है और अगर उस पैसे को हम हर शेयर होल्डर में बराबर से बांट दें तो वो जो पैसा आएगा वो बुक वैल्यू होता है। अब पीबी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सिंपल मैट्रिक्स बता दूं तो अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 4 या 5 के अराउंड है यानी वो एक्सपेंसिव है, और अगर ये कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 और उसके जितना भी नजदीक होगा यानी वो कंपनी उतनी ही अंडर वैल्यूड है। ना प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तरह ही प्राइस टू बुक रेशियो के केस में भी हमें इस पूरे ही पीबी रेशियो का हिस्टोरिकल चार्ट देखना जरूरी है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि पास के कंपेरिजन में करंट में कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो सस्ता चल रहा है या महंगा। अब इसके केस में अगर मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो करंट पीबी रेशियो है 1.95 का चल रहा है। इसके केस में अगर आप नीचे आते हो और यहाँ पर मोर पे सिलेक्ट करके प्राइस टू बुक पे सिलेक्ट करते हो तो आपको कंपनी का जो पीबी रेशियो का हिस्टोरिकल चार्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप 5 ईयर्स पे सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि इनका 5 ईयर्स का जो मीडियन पीबी रेशियो है वो 1.5 का है और कंपनी का जो करंट पीबी रेशियो है 1.9 है, यानी ये 5 ईयर्स के मीडियन के हिसाब से थोड़ा महंगा है। बट इधर आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट ईयर और अगस्त के मंथ में इनका जो पीबी रेशियो था वो 2.5 के अराउंड चला गया था एंड वहां से इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है, यानी वैल्यूएशन वाइज कंपनी इस वक्त एक डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। नाउ पीई एंड पीबी रेशियो देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ जाता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली महंगा चल रहा है या सस्ता। पर मान के चलिए अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस में पीई ज्यादा भी है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी का जो करंट ग्रोथ है वो भी अच्छा हो। तो उसके लिए हमें पीई जी रेशियो चेक करना है, जहां पर इसका फॉर्मूला होता है पीई अपॉन ग्रोथ। अब ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ कि ग्रोथ भी दिखा रही है या नहीं। तो इसमें एक थंब रूल है कि अगर किसी कंपनी का पीई जी रेशियो 1 से कम है यानी हाँ कंपनी ग्रोथ भी दिखा रही है एंड इसके साथ साथ कंपनी सस्ती भी है वैल्यूएशन वाइज। अगर वो 1 के अराउंड है यानी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। पर अगर यही पीई जी रेशियो 1 से काफी ऊपर निकल जाता है यानी कंपनी का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है और उससे कंपनी की ज्यादा अच्छी ग्रोथ भी नहीं है। और यहीं पर अगर यही पीईजी रेशियो नेगेटिव में है यानी कंपनी लॉसेस में जा रही है। नाउ पीईजी रेशियो के बाद जो अगली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज आते हैं जो कि किसी भी कंपनी के एनालिसिस के वक्त काफी ज्यादा जरूरी हैं, वो है आरओई एंड आरओसीई। ये रेशियोज आपको बताते हैं कि किसी भी कंपनी के केस में ग्रोथ किस तरीके की हो रही है।
अब इसके मैं आपको फॉर्मुलेज में लेके नहीं चलूंगा बिकॉज वो काफी तक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। डायरेक्टली मैं आपको इसका यूज केस बताता हूँ। तो आरओई का मतलब है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी ने जो भी पैसा अपनी इक्विटी बेच के यानी अपने शेयर्स बेच के लोगों से पैसा कमा के जो भी उस पैसे पे उसने रिटर्न बनाए हैं वो आरओई के थ्रू डिनोट होता है। और ऐसी कंपनी जिसने कि अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग भी सेल करी है और दूसरे लोगों को पैसों के बदले शेयर होल्डर्स बनाया है, प्लस उसने डेट यानी लोन लेके भी अपने पैसा उठाया है कंपनी को रन करने के लिए, तो आरओसी आपको ये बताता है कि उन दोनों ही कंबाइंड पैसे वो किस तरह का रिटर्न बना रहे हैं। और अगर मैं आपको जनरल केस में बताऊं तो एक अच्छी कंपनी का 15% से ऊपर आरओई और आरओसी ये बताता है कि वो कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, उसके बिजनेस ऑपरेशन भी सही तरीके से चल रहे हैं ना। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो आता है डेट टू इक्विटी का, यानी कंपनी के पास जितना भी कर्जा है उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास इक्विटी यानी पैसा कितना है। और ऑब्वियस सी बात है कंपनी के केस में किसी भी कंपनी को अगर अच्छे से रन करना है तो उनके पास डेट यानी कर्जे के अगेंस्ट जो इक्विटी है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। एंड इसीलिए ये रेशियो 1 से जितना ज्यादा कम होगा यानी 0.1 या 0.2 के अराउंड होगा वो कंपनी उतनी ही सेफ है। और ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के जितना करीब होगा या अगर वो 1 से ज्यादा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बट लेट मी टेल यू इस चीज के केस में डेट टू इक्विटी में हम बैंक या एनबीएफसी को कभी भी नहीं देखेंगे बिकॉज ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये डेट के बेसिस पे ही चलते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको कभी बैंक और एनबीएफसी कंपेयर करते वक्त नहीं देखना है। नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ हम एक और रेशियो को चेक करते हैं जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी कंपनी को अपने डेट के अगेंस्ट जितना भी इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट को वो कितना सक्षम है देने के लिए। मान के चलिए आगे आने वाले टाइम में कंपनी केस में या ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा उथल पुथल होती है तो ऐसे केस में जिसका नेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1-2 के अराउंड होता है उन कंपनीज को दिक्कत हो सकती है। बट ऐसी कंपनी जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10, 12 या 15 के अराउंड है या उससे ऊपर है, यानी ये जो कंपनीज है ये काफी अच्छा पैसा कमा रही हैं और इवन अगर टफ टाइम आता है तो इन कंपनी को डेट वगैरह रीपेमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। इसके बाद हमारे 3 रेशियोज और बचते हैं जिसमें सबसे पहला रेशियो आता है करंट रेशियो का, जो कि आपको ये बताता है कि कंपनी के पास जो जितने भी करंट पूरे ही एसेट्स है उसके कंपैरिजन में करंट जो लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा करंट एसेट हो लाइबिलिटी से कंपैरिजन में उतना ज्यादा बेटर है। एंड इसीलिए इस केस में आपको 1 से ये नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट रेशियो का उतना वो ज्यादा अच्छा है। सेकेंडली आता है डिविडेंड यील्ड का, जहां पर यानी आपको शुरुआत में बताया था कि पी रेशियो कंपैरिजन में कई सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो अब जितना भी पैसा कमाती हैं क्योंकि उस पैसे को उन्हें अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उस पैसे का अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट अपने ही शेयर होल्डर्स में वापस से डिवाइड कर देती हैं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए कि वो पर शेयर होल्डर कितना पैसा अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड वापस कर रही हैं हम डिविडेंड यील्ड का यूज करते हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बचती है वो बचती है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की, जो कि आपको ये बताता है कि मान के चलिए अगर किसी भी कंपनी में उसके जो प्रोमोटर्स है यानी इस कंपनी को जो मेनली ओन करते हैं उनकी शेयर होल्डिंग 50% की है। अब अगर ये प्लेज प्रमोटर होल्डिंग उन्होंने 100% की कर रखी, यानी इसमें आपको ये शो कर रहा है कि उस 50% की पूरी होल्डिंग भले ही उनके पास है पर उन्होंने इस पूरी होल्डिंग को बैंक में रख के उस पर पहले से ही लोन ले रखा है। तो यानी किसी भी कंपनी में अगर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 2, 4 या 10% से ज्यादा होती है तो ये चीज ये शो करती है कि कंपनी खुद ही के जो प्रमोटर्स है उन्हें खुद ही अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है और अपने शेयर को वो ऑलरेडी गिरवी रखे उसके थ्रू लोन उठा रखे हैं ना। इन सारे रेशियोज के थ्रू कंपनी के वैल्यूएशंस को फाइंड आउट करने के बाद अब हम अपने आखिरी स्टेप पे आते हैं जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एक स्लाइटली मोर सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो इसी तरह की इन डेप्थ एनालिसिस करके मार्केट में प्रेजेंट जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अच्छी देखने को मिल सकती है वो स्टॉक्स के बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी में बताता रहता हूं। अगर आपको इन सारी अपडेट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट दैट इज फाइनेंशियल्स। इस केस में मैं आपको टीसीएस के ही फाइनेंशियल्स को चेक करके एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह आप स्क्रीनर का यूज करके सारे ही फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप टीसीएस को सिलेक्ट करोगे तो हमने इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह को तो सिलेक्ट कर ही लिया है। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो आता है पीयर कंपैरिजन का, जहां पर हमें ये देखना है कि इसी की जो पीयर यानी इसी की सारी कंपैरेटिव जो कंपनीज है जो कि इसी सेम सेगमेंट में वर्क करती हैं इनके पी रेशियो और इनकी ग्रोथ के कंपैरिजन में टीसीएस कहाँ स्टैंड करता है। अब यहाँ पर अगर आप केवल पी रेशियो कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यार यहाँ पर सबसे कम पीई रेशियो तो विप्रो का है क्योंकि टीसीएस का करंट पी रेशियो 31 का चल रहा है, वहीं पर विप्रो का 22.85 का है। बट ये पी रेशियो कम क्यों है इसके लिए अगर सबसे एंड में जाओगे तो आपको साफ दिखेगा कि जहां आरओसीई कंपनी का 58% है वहीं पर विप्रो के केस में यही आरओसीई 17% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि ये दिखाता है कि क्योंकि टीसीएस की ग्रोथ तेजी से हो रही है इसीलिए इनका आरओसीई ज्यादा है। अब इससे नीचे
आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो सेगमेंट है, इसमें कंपनी हर 3 महीने में जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में नंबर्स पोस्ट करती है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी का जो मेजरली सेल्स है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, और इसके साथ ही कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और केवल 1 या 2% से अगर ये चेंज हो रहा है तो वो ठीक है, पर अगर इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। इसके बाद आपको कंपनी की नेट प्रॉफिट चेक करने हैं और देखना है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, और इसके साथ ही आपको अर्निंग पर शेयर को देखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि कई सारी कंपनी से कंपैरिजन में कुछ क्वार्टर्स में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पर अगर आप टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट देख लो तो जून के क्वार्टर में आपको जो नेट प्रॉफिट है उसमें ड्रॉप देखने को मिला था। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद भी कंपनी के ईयर रिजल्ट्स को देखते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, जहां पर आप देख पाओगे कि जहां क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के केस में जून 2023 के क्वार्टर में थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला था। स्टिल अगर आप ईयरली देखोगे तो ईयरली कंपनी के मार्च 2023 के ओवरऑल ईयर में एक ईयर के कंपैरिजन में पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो सेल्स जो कि मार्च 2022 में 1,91,000 करोड़ की थी, वहीं पर ये सेल्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुई है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। इसके बाद आप दूसरे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हो, जहां पर आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिख रही है। ये आपको ये बताता है कि कंपाउंडेड बेसिस पे कंपनी की सेल्स किस तरह ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है कि उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंपाउंडेड किस तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड इसके नीचे आपको दिखेगी बैलेंस शीट, जो कि आपको कंपनी की बाकी सारी इंफॉर्मेशन देगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है, कंपनी के जो रिजर्व्स है यानी कंपनी के पास जितने भी पैसा है एज अ रिजर्व वो किस स्पीड से बढ़ रहा है और वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि इनके रिजर्व भी ईयर ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ कंपनी का प्रेफरेंशियल कैपिटल, कंपनी कितना पैसा बोरो कर रखी है। अब अगर बोरो कर भी रही है और बोरोइंग बढ़ रही है तो ये बोरोइंग कहाँ जा रहा है पैसा। इसके अलावा बोरोइंग के कंपैरिजन में कंपनी के जो एसेट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो CWIP है इसमें आपको ये चेक करना है कि ये आपको बताता है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कंपनी कितना पैसा फर्दर अपने नए यूनिट्स और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह में बनाने में खर्च कर रही है। अब जो आपको बैलेंस शीट वगैरह है इसमें आपको हर किसी को इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, पर इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें जो आपको सबसे पहली मैट्रिक्स दिख रही है जिसमें आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिख रहा है, ये आपको समझना है कि ये मैट्रिक्स आपको ये बताती है कि भले ही हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स तो नेट प्रॉफिट में ग्रो हो रहे हैं पर वो पैसा कंपनी पे आ रहा है 2, 3 या 6 महीने बाद। तो ये मैट्रिक्स आपको बताती है कि जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये कंपनी की पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है कि नहीं, और इसके इंपॉर्टेंटली ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई सारी कंपनी के केस में आपको ये नेगेटिव देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा आपको अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर दूसरा पैरामीटर देख सकते हो कि कंपनी केस में जो कैश फ्रॉम इंट्रिंसिक एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है ये आपको बताता है कि कंपनी जितना भी डिविडेंड वगैरह पे कर रही है उसमें कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है, और कंपनी जितना भी डिविडेंड पे करती है वो माइनस में आता है। इसके अलावा कंपनी कितना लोन वगैरह ले रही है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, जहां पर आप देख सकते हो डिविडेंड्स पेड में आपको नेगेटिव दिख रहा है यानी ये कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, जहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ में लास्ट में जो इसका क्वार्टर है इसमें उन्होंने 41,000 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। वहीं पर अगर आप इनकी बोरिंग देखोगे तो इन्होंने बोरिंग कोई भी नहीं ली है। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहां पर किसी भी कंपनी की अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी बहुत 1-2% किसी 2-3 साल में कम हो रही है वो तो ठीक है, पर अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देखो कि लगातार बेसिस पे कंपनी की प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है तो ये शो करता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनको खुद ही अपने बिजनेस पे विश्वास नहीं है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके बाद जो FIs आते हैं यानी FIs में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाहर के आ जाते हैं वो अगर कंपनी में लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। वहीं पर अगर यही शेयर होल्डिंग लगातार घट रही है तो ये एक नेगेटिव साइन की तरह माना जाता है। DIs मतलब हमारी इंडिया के अंदर ही जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को किस तरह से बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आपको गवर्नमेंट की होल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, और मेनली आपको ये सबसे एंड में पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम होती हुई किसी कंपनी में देखने को मिल रही है तो जनरली ये प्लस पॉइंट माना जाता है, बिकॉज ज़्यादातर जो पब्लिक है वो थोड़े बहुत टाइम अगर कोई भी स्टॉक रिटर्न नहीं देता है तो उसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बेचती है, पर वैसी ड्यूरेशन में अगर FIs और DIs की होल्डिंग बढ़ रही है और पब्लिक सेल कर रही है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हुआ। तो ये था पूरा ही प्रोसेस कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्टॉक का एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो।
बट के साथ ही मैं आपको बता दूं, ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको किसी स्टॉक में एक प्रॉपर टाइम पे एंटर होना है, तो आपको उस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को भी करना आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप टेक्निकल लिख दीजिए। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स में अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करा लीजिए।